से कुछ लोगों का या कुछ मीडिया आउटलेट का ऐसा कहना है कि अगर आरजेडी पावर में आती है तो जंगल राज आ जाएगा। साल 2020 के एफिडेविट में आपने मेंशन किया है कि कुछ केसेस आप पे दर्ज हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? काला पहाड़ जाने के लिए करीब 13-14 किलोमीटर रोड अपने पैसे से बनाया। और जो 2500 रुपये महिलाओं को, हर महिलाओं को देना है, हम लोग दिलाएंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री दिलवाएंगे, किसी भी हाल में दिलाएंगे। नौजवानों को नौकरी किसी भी हाल में दिलवाएंगे हम लोग। और जो कमिटमेंट है वो तेजस्वी जी का कमिटमेंट नहीं है, हम लोगों का है, हमारे दल का कमिटमेंट है। नमस्कार। आज हमारे बीच हैं श्री विजय कुमार सिंह, जिन्हें हम डब्लू सिंह के नाम से भी जानते हैं। नवीनगर विधानसभा क्षेत्र के ये प्रेजेंट एमएलए हैं। तो आज इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हमारे यूट्यूब चैनल के तरफ से, हमारी यूट्यूब चैनल टीम की तरफ से आपको हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जो आपने हमें समय निकाल कर ये प्रश्न पूछने का थोड़ा मौका दिया। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह है। मैं राजनीति में 2004 में मैं आया था। और 2005 में मैं प्रथम बार नवीनगर का एमएलए बना। उससे पहले एजुकेशन में था, प्लस फैमिली बिजनेस। और पॉलिटिकल जर्नी 2004 से स्टार्ट हुई और अभी तक चल रहा है। 2005 से 10 तक हम एमएलए रहे नवीनगर से, और इस बार फिर इलेक्ट हुए हैं। यही अभी जर्नी है। तो आपने बताया कि 2004 से पहले आप एजुकेशन में थे। एजुकेशन प्लस बिजनेस, मेरा जो फैमिली का जो बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, उसको मैं देखता था। और कंस्ट्रक्शन के ही काम के सिलसिले में राजनीति में आना पड़ा, अच्छा। क्योंकि हम 2002 में हम यहीं पे बहुत सारा काम औरंगाबाद और रोहतास में हम हमारे कंपनी को काम मिला हुआ था। तो फ्रिक्वेंटली हमको अपने गांव पे या अपने लोगों से मिलना जुलना होता था। और स्थिति, जैसे मैं अपने गांव जाता था तो रोड नहीं था, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी। तो हम देख के सोचते रहते थे। सोचते सोचते कुछ जन कल्याण का मन किया। पहले तो हमने अपने गांव के लिए ही स्टार्ट किया था कि अपने गांव पे, क्योंकि हम लोग हमारे पिताजी ने और मेरी पूरी फैमिली ने उस समय एक गया श्राद्ध किया था। तो गांव के अंदर में हम लोगों ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, जिसको अ, गया श्राद्ध कहते हैं। तो उस समय गांव में जाने का कम्युनिकेशन नहीं था। तो हम लोगों ने उस जगह अपने पैतृक गांव काला पहाड़ जाने के लिए करीब 13-14 किलोमीटर रोड अपने पैसे से बनाया। पूरा मोरम रोड किया और लोगों को एक उम्मीद जगा। और हमको भी लगा कि नहीं, जब मैं अपने गांव के लिए कर सकता हूं, तो मैं और सबों के लिए भी मैं ट्राई करता हूं, मैं देखता हूं करके। तो हम लोगों ने वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट किया। और उस जर्नी को वहाँ के लोगों ने बड़ा सराहा, और ख़ास करके नौजवानों ने बहुत मदद किया मुझे। और उस समय 2000 के टाइम में हमको लगता है कि एरिया केवल लोगों का जो जीविका था वो केवल एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड था। और एग्रीकल्चर पे बेस होने के बावजूद भी पानी नहीं मिल रहा था, वाटर स्कार्सिटी चल रहा था। हम लोगों ने बहुत सारा काम किया उस क्षेत्र में भी, कहीं पेन है, कहीं आहर है, कहीं नहर का रिस्टोरेशन है। तो पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया। फिर
तो हम ये कह सकते हैं कि आपको राजनीति में जो आने की प्रेरणा मिली वो इन सामाजिक मुद्दों के आधार पे ही। हाँ, वो भी था, प्लस दूसरा था कि मेरे फादर एक बार अपने इलेक्शन लड़े भी थे, अच्छा। और नवीनगर से ही लड़े थे और इंडिपेंडेंट फाइट किए थे। तो उनका एक ये था कि कोई ना कोई एक पॉलिटिक्स में आए, लेकिन मैं नहीं समझता था कि मुझे ही पॉलिटिक्स में आना हो, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन में था और यहाँ पर रहता था, रह के मैं काम भी देख रहा था, और साथ में हम लोगों ने इस काम को, सोशल वर्क को स्टार्ट किया, और पब्लिक का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, जो लोगों ने प्यार और आशीर्वाद दिया, क्योंकि उस समय मेरी एज भी बहुत कम थी। अच्छा, हाँ, आपने 2004 में बताया कि आपने 2004 में शुरुआत किया राजनीति में। तो फिर 2005 में आप विधायक चुने जाते हैं एलजीपी से, लोक जनशक्ति पार्टी से। तो 2004 से 2005 के बीच में मतलब आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव या संघर्ष करना पड़ा होगा, तो उसके बारे हाँ, में कुछ बताइए। देखिए, संघर्ष, देखिए, बिना मेहनत किए हुए कोई भी फील्ड हो, वो राजनीति तो मतलब रेट ऑफ सक्सेस 1% का ही एक गेम है। यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे रेट 1% है, कोई एक ही आदमी जीतता है। बिल्कुल। तो ये मेरा सौभाग्य रहा, और आई एम फॉर्चुनेट कि बहुत कम उम्र में, 27 साल की उम्र में, वो बिहार विधानसभा में नवीनगर की महान जनता ने मुझे भेजने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि उस समय से हम लगे हुए हैं पब्लिक के बीच में। 2005 में विधायक बनने के बाद आपने नवीनगर के जनता को काफ़ी प्यार दिया, तो उस बारे में कुछ बताइए कि क्या विकास कार्य उस समय आप कर पाए। देखिए, हम तो बस इतना ही बताएंगे कि उस समय मैं पहले भी बोला कि रोड का स्थिति बद से बदतर था। हाँ, उस समय तो रोड की स्थिति बहुत लोग, गंभीर थी। कम्युनिकेशन नहीं होने के चलते हमारे क्षेत्र में उग्रवाद बहुत ज़्यादा था। नवीनगर, खास करके औरंगाबाद, वर्स्ट हिट था नक्सलाइट नक्सलियों से। से। तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि जब तक हम लोग कम्युनिकेशन नहीं देते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी ठीक नहीं करते हैं, तब तक हम काम और रोज़गार नहीं, हम तो 100% सभी लोगों को रोज़गार तो दे नहीं सकते हैं। हाँ। लेकिन जो सुविधा है, जो हम लोगों को प्राकृतिक सुविधा है, जो खेती करते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो केवल किसानी है, हाँ। और किसान को भी अगर पानी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो वो बड़ा पेनफुल था। तो हम लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और मैं हरदम उस पर फोकस मेरा रहता है कि इरिगेशन फैसिलिटी, हर खेत को जल, पानी मिलना चाहिए। और उसमें हमने बहुत काम किया, बहुत। और उसी का रिजल्ट है कि 27 साल की उम्र में हमको विधायक बनाया गया, और वो भी, मैं उस समय जब लड़ रहा था तो दो दो सिटिंग विधायकों से लड़ रहा था। अच्छा। नवीनगर से सिटिंग विधायक उस समय भीम जी थे, आरजेडी से। रफ़ीगंज छोड़ के सुशील बाबू आए थे, क्योंकि वो भी उस समय सिटिंग एमएलए थे रफ़ीगंज से। वो अच्छा। रफ़ीगंज छोड़ के आए थे नवीनगर हमसे नवीनगर से। लड़ने। अच्छा, अच्छा। तो और मेरा उम्र भी बहुत कम था, राजनीति का एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बावजूद भी लोक जनशक्ति पार्टी, माननीय रामविलास जी ने हमको टिकट दिया, हमने चुनाव लड़ा, और हम लोगों ने जीत हासिल किया। आप ये बताएंगे कि रामविलास जी ने आपको किस प्रकार से मदद किया, या फिर उन्होंने गाइड कुछ किया होगा आपको देखिए, आगे हम बढ़ने के तो लिए। इतना ज़रूर हम कहेंगे कि रामविलास जी ने हरदम संघर्ष करने के लिए हम लोगों को सिखाया है। और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि एक डायनेमिक लीडर बिहार के रामविलास जी के साथ में हमको काम करने का स्टार्टिंग में मौका मिला। और मैं 2014 तक मैं उनके साथ में काम किया हूँ। और जब माननीय रामविलास जी का, एक तरह से कहिए कि उनका एरा जाने लगा, और लोक जनशक्ति पार्टी में जब चिराग जी का एरा आने लगा, तो पुराने लोगों को बहुत सारा कारण था इंटरनल पार्टी के अंदर में। हम लोगों को, भाई, हम लोग को एक ही चीज़ चाहिए, मान और सम्मान।
हाँ। अगर वो भी हम लोगों को अगर नहीं मिलेगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम समझे कि भाई मान सम्मान अगर नहीं मिल रहा है तो हमको किनारे हो जाने में ही भलाई है। और हम किनारे हुआ, और 2015 में हमारा वहाँ से टिकट भी उन लोगों ने नवीनगर से हटा के लोजपा को ना डिमांड ही नहीं किया लोजपा ने, और भाजपा को वो सीट दे दिया गया। हाँ, भाजपा को। तो उसी समय हमने डिसाइड किया कि नहीं, मैं दल छोड़ के, और चलिए। मैं उस समय किसी दल में गया भी नहीं और इंडिपेंडेंट में फाइट किया। अच्छा, अच्छा। तो कंटिन्यू है जर्नी। तो जैसे कि आपने 2015 में निर्दलीय जी मैम। चुनाव लड़ा आपने, और उस समय मतलब जनता ने थोड़ा सा मतलब आपके प्रति नाराज़गी व्यक्त की, और आपकी जो हार हुई तो उसके पीछे क्या वजह रहा? नहीं नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि जनता मेरे ऊपर नाराज थी। सभी नाराज होती जनता तो 23,000 मत इंडिपेंडेंट, बिना किसी बैनर, बिना किसी पोस्टर के इंडिपेंडेंट में लड़ा। अब 23,000 पब्लिक ने मुझे समर्थन किया, और वो बड़ा सुखद अनुभव था। जिस दिन काउंटिंग हो रहा था, उस दिन जो जीते थे जेडीयू से वीरेंद्र बाबू, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे चलते जीता हूँ। अच्छा। और बीजेपी से गोपाल बाबू खड़े थे, उनके लोगों ने मुझे कहा कि आपके चलते हम लोग हार गए। अच्छा। तो मैं उस दिन मैं समझ गया था कि इन दोनों के बीच में मैं हूँ, और इसी तरीके से अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो आने वाले समय में हमको मौका फिर मिलेगा। और आप देखिए, फिर मौका मुझे 20 में मिला, और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे हम फिर से इलेक्ट हुए। और जितना वोट हमको आया था उतना ही वोट, करीब करीब उतना का मेरा मार्जिन मिला इस बार। हाँ, तकरीबन 20,000 का मार्जिन है जी। अच्छा, तो जैसे 2020 में आपने राजद से जुड़ने का सोचा, तो मतलब उस समय भाजपा की, या भाजपा की ये सीट रही होगी, क्योंकि एलजेपी तो जा चुकी थी तो भाजपा की सीट थी। तो ऐसा मतलब क्या आपके मन में, या नहीं कैसे देखिए, एक आपने? दो बात मैं स्पष्ट बता दूं कि जब मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, और उसके बाद से मैं दिल से मैं धन्यवाद देता हूं अपने नेता लालू जी को। लालू जी ने मुझे स्वयं फ़ोन करके अच्छा। मुझे कहा कि आप मेरे पास आइए, मिलिए, हम चाहते हैं कि आप मेरे दल में आइए, और हम लोगों के दल को बढ़ाने का काम कीजिए। उस समय चुनाव लड़ने की बात नहीं हुई थी। अच्छा। अच्छा। और माननीय, मैं धन्यवाद देता हूँ लालू जी को कि वो बुला के मान सम्मान के साथ में हमको अपने दल को ज्वाइन कराया। और मुझे राष्ट्रीय जनता दल ने नवीनगर से फिर टिकट देने का काम किया। मैं अपने नेता लालू जी को, तेजस्वी जी को, पूरे राष्ट्रीय जनता दल परिवार को मैं दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ कि भाई ये अवसर दिया है। और अब तो 4.5 साल हो भी गया है, और अभी तक तो सुखद अनुभव चल रहा है। विधायक बनने के बाद आपने ये नबीनगर में जो एनटीपीसी का जो प्रदूषण की समस्या थी, उसके खिलाफ आपने एनजीटी में आवाज़ भी मतलब शिकायत दर्ज की। उसके बाद एनजीटी ने कुछ सिफारिशें की जिसे एनटीपीसी ने लागू किया। तो वो क्या उस सिफारिशों से आप संतुष्ट हैं, और क्या अभी आपको लगता है कि नबीनगर के नहीं 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 नहीं, प्रदूषण जो मैं है? संतुष्ट तो ज़रा भी नहीं। देखिए, हम लोगों ने, खास करके हमारे क्षेत्र के लोगों ने, किसानों ने एनटीपीसी का स्थापना इसलिए कराया था कि क्षेत्र का विकास हो पाए और राष्ट्र का विकास हो पाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 2009 में, उस समय मैं विधायक था, जब सिंगूर का मामला चल रहा था पूरे इंडिया में। ज़मीन किसानों से, जब सिंगूर का ज़मीन टाटा ने लिया तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, और टाटा कंपनी को सिंगूर में झुकना पड़ा।
और ज़मीन को वापस करना पड़ा। हाँ, उस धधकती आग जब जल रहा था, उस पीरियड में नवीनगर के किसान ने एक साथ सहमति पत्र भर के दिया कि नहीं, हमारे क्षेत्र में एनटीपीसी प्लांट लगना चाहिए, क्योंकि हम लोग वर्स्ट हिट थे उग्रवाद से। हम लोग को ये मालूम था कि जब तक रोजगार सृजन नहीं होगा, ठीक है खेती अपने जगह पे है, लेकिन और भी अगर मीन्स क्रिएट होता है, एनटीपीसी प्लांट लगता है तो लोगों का विकास हो पाएगा। लेकिन जिस उम्मीद के साथ में एनटीपीसी को स्थापित कराया वहाँ के किसानों ने, उस मुताबिक एनटीपीसी ने परफॉर्म नहीं किया है। आज भी फ्लाई ऐश का डस्ट खुलेआम उड़ रहा है। हम हल्ला करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, एनजीटी तक हम गए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हमने जाके शिकायत दर्ज किया, पीएमओ में मैं शिकायत दर्ज किया हूँ, इवन मैं सीबीआई तक में दिया हूँ। और उसके बाद इंक्वायरी हुआ, कुछ दिन तक स्प्रिंकलिंग हुआ, फिर लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो पा कोई रहा है, अस्थायी सॉल्यूशन नहीं हुआ। कोई स्थायी सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। और आज के भी डेट में एनटीपीसी के अगल बगल में जाइएगा तो आप महसूस कीजिएगा कि वहाँ का क्रॉप का यील्ड बहुत कम हो गया है, क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर फ्लाई पे ऐश। फ्लाई ऐश उड़ता है। तो उसके चलते क्रॉप का यील्ड जो होना चाहिए वो क्रॉप का यील्ड नहीं है। दूसरा है कि हेल्थ वाइज, और जो तीसरा मेजर है, क्योंकि इतना ज़्यादा डस्ट है कि अब तो ऊपर का तो डस्ट हम लोग झेल ही रहे थे, अब तो नीचे में देख रहे हैं कि पानी भी गंदा आने लगा है। और हम लोग हल्ला करते रहते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम आ रहा है, 2 4 5 10 बोर हो जाता है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन अभी तक नहीं निकल पा रहा। एनटीपीसी को काफ़ी मात्रा में पानी की ज़रूरत होगी, तो वो पानी कहाँ से? जैसे हमारे विधानसभा के बगल में सोन नदी क्रॉस करता है, तो वहाँ से वो पानी लेती है। कोयला झारखंड से आता है, क्योंकि झारखंड मेरा एकदम बॉर्डर है। तो वो सब में कहीं प्रॉब्लम नहीं है कि पानी की कमी है उनको, और कोयले का दिक्कत है। प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम है कि बिजली पैदा हो जाने के बाद ये जो फ्लाई ऐश है वो हर एनटी में, हम तो अब एक्सपीरियंस हमारे यहाँ तो 2 2 एनटीपीसी है, एक नहीं 2 2 है। हाँ, एक बीआरबीसीएल है, एनपीजीसी है। एक शायद और बनने वाला है। नहीं, वो एक्सपेंशन हो रहा है एक्सपेंशन एनपीजीसी होगा, का, हाँ। 3rd यूनिट का एक्सपेंशन है। 800 मेगावाट का इसका। तो इतना ज़रूर हम समझें कि जितना एनटीपीसी को क्षेत्र पे विकास पे ध्यान देना चाहिए उतना दे नहीं पाती है। अच्छा, और एनटीपीसी के बनने से कुछ रोजगार का सृजन हुआ, देखिए जैसे है, यहाँ के लोगों ये को नहीं रोजगार नहीं मिला? रोजगार ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, इससे हम लोग डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन जिस तादाद में रोजगार मिलना चाहिए था वो रोजगार सृजन नहीं हो पाया। एनटीपीसी प्लांट के अंदर जितना 80-20 का रेशियो होना चाहिए था, आज भी उसको फॉलो नहीं किया जाता है। तो मतलब बाहर के ज़्यादातर। बाहर के लोगों को ज़्यादा ये लोग पहले से भी रख लिया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पहले से ही रख लिया है। अब जो भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स रेन्यूअल होता है, उसमें 2 4 5 जगह बनता है, तो उसमें लोकल लड़कों को रखवाने के लिए हम लोग हरदम प्रयासरत रहते हैं। लेकिन एनटीपीसी को जो असली चीज़ था कि रोजगार को बढ़ाने का, उस क्षेत्र में कभी कोई काम नहीं कर पाया। अब फ्लाई ऐश है, तो फ्लाई ऐश से क्या क्या और बन सकता है, उसका ना कभी सेमिनार होता है, ना कभी लोकल लोगों को उसमें सम्मिलित किया जाता है। लोकल जितना कॉन्ट्रैक्ट्स हैं टोटल बाहरी लोगों को दे दिया जाता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि उग्रवाद में, जैसे अभी के प्रेजेंट जो सिचुएशन है उग्रवाद में, तो काफ़ी कमी आई है, मतलब नक्सलाइट लगभग ना के बराबर है जहाँ तक मेरी समझ है। तो इस बारे में बताइए कि मतलब आपने जो भी
कोशिश की, तो आपका क्या योगदान रहा इसको कमी करने में, और फिर एनटीपीसी का क्या योगदान रहा नक्सलाइट को लगभग खत्म करने में? देखिए, इसमें सबों का योगदान है, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट का तो है ही है, पैरामिलिट्री का है, और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि लोगों के सोच में बदलाव आया है। जैसे कोई किसी को अपना एक आइडियोलॉजी मानता है। उस समय हमारे पूरे क्षेत्र में उग्रवाद इतना चरम पे था कि उन लोगों को लोग आइडियोलॉजी मानने लगे थे। लोग गांव देहात में बात आपस में बैठते थे तो सरकार की बात नहीं होती थी, बात होती थी उग्रवाद पे, केवल रिफॉर्म्स करने के लिए बात होती थी। तो हम लोगों ने देखा कि जो योजनाएं हैं सरकार का, उसको कैसे हम लोग डिलीवर कराएं। और ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट प्रयास नहीं कर रही थी, लेकिन आस्ते आस्ते जैसे कम्युनिकेशन पहुंचा, एजुकेशन पहुंचा, हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म हुआ, सबसे बड़ा चीज़ था कि रोजगार के प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा। और लोग हमारे क्षेत्र के लोग, जैसे पहले जो मैं 2005 से 10 विधायक था, तो गांव से लोग आते थे कि विधायक जी, हमारा बेटा को पुलिस पकड़ लिया है उग्रवादी को मदद करने के नाम पे। विधायक जी, हमारा बेटा को उग्रवादी तंग कर रहा है। दोनों फॉर्म्स में केसेस हम लोगों के पास में आता था। इतने दिन के मेहनत करने के बाद आज के डेट में लोग आते हैं या हम लोग गांव में जाते हैं, तो लोगों का यही एक ये रहता है कि विधायक जी, हमारा बेटा को कहीं नौकरी लगा दें। पहले नौकरी की डिमांड नहीं होती। पहले लोग सीधे मतलब उग्रवाद को ज्वाइन कर जो लेते थे उग्रवाद को या ज्वाइन करते थे, उग्रवाद को आइडियोलॉजी मानते थे, आज वही गांव, वही लोग, ये सबसे बड़ी बात है कि लोग उन लोगों का साथ छोड़ के आज हम लोगों के पीछे में आके और उसके बाद अपने हक की बात कर रहे हैं। भाई, नए लड़कों को अगर रोज़गार नहीं दीजिएगा, या उस समय अगर रोज़गार अगर रहा होता तो ये सिनेरियो नहीं रहता। आज का ये सिनेरियो है कि लोग मतलब स्किल्ड भी हो रहे हैं, और स्किल्ड होने के बाद में कुछ यहाँ नौकरी करते हैं, कुछ बाहर जाके बढ़िया नौकरी करते हैं। तो पहले तो केवल लेबर का ही काम होता था, लेकिन अब आज के डेट में लड़के आईटी का आईटीआई कर रहे आईटीआई हैं, का? डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं। और बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसा नहीं है कि केवल एनटीपीसी में ही जा रहे हैं, बहुत लोग बहुत बाहर भी जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। आपने नबीनगर को चित्तौड़गढ़ का नाम दिया है, तो मतलब ऐसा मैं नहीं दिया हूँ, लोग कहते हैं कि नवीनगर चित्तौड़गढ़ है, लेकिन अच्छी बात है, चित्तौड़गढ़ की उपाधि मिली है। लेकिन चित्तौड़गढ़ को सुंदर बनाना, सक्षम बनाना, हर नवीनगर के वासियों का दायित्व है। उस दायित्व का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। किसी का बढ़िया में नाम आ जाता है, क्योंकि हिस्ट्री में अगर देखिएगा तो चित्तौड़गढ़ जाना जाता था महाराणा प्रताप से। और ये सौभाग्य है हम लोगों का कि अगर आज नवीनगर को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, तो एंशंट हिस्ट्री में को याद किया जा रहा है। तो ये हम लोगों के लिए प्लेजर है। अच्छा, आपके क्षेत्र में रोजगार सृजन के अभी कौन कौन से कार्य हुए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। अब जैसे एनटीपीसी है, हम लोगों ने जैसे एनटीपीसी आने के बाद में बहुत सारा छोटा छोटा, जैसे फ्लाई एश ब्रिक्स है, उसकी फैक्ट्री हर पंचायत में आज के डेट में आपको मिलेगा। अच्छा। लड़के वहाँ पे उसमें भी इंगेज हुए हैं, कुछ मैन पावर सप्लाई कर रहे हैं। और सरकार से, एनटीपीसी से मदद से हम लोग गांव के अंदर में कुछ कुछ ऐसा, मैं कह सकता हूँ कि जितने किसान का ज़मीन गया था, सारे उनके जितने लड़के हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं,
जो पढ़ना चाह रही थी, उनको स्कॉलरशिप दिला दिला के हम लोगों ने आगे आज बढ़ा। उस मुकाम पे मेरा हम लोग किए हैं कि ऑल ओवर इंडिया में जाकर नौकरी कर रहे हैं। और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। जो पढ़ जाएगा, इतना हम लोग जानते हैं कि जो पढ़ जाएगा उसके लिए पूरी दुनिया खुली है। बिल्कुल। अच्छा, ये शिक्षा और स्वास्थ्य के विभाग में क्या प्रगति हुई है? देखिए, स्वास्थ्य में तो हम इतना ही बोलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स के लिए तो नहीं, लेकिन जैसे नवीनगर में रेफरल हॉस्पिटल है, उस रेफरल हॉस्पिटल का स्थिति, मैंने अभी जब मैं विधायक बना तो मैं जब वहाँ पे सरप्राइज एक बार मैं गया तो जो स्थिति थी, बिल्डिंग पूरी गिरी हुई थी, पूरा व्यवस्था एक तरह से ध्वस्त है। तो अभी हम लोगों ने उसको 13.5 करोड़ रुपए बिहार सरकार से, जब हमारे नेता तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने और स्वास्थ्य विभाग उनके पास में था, तो हमने 13.5 करोड़ रुपए का वहाँ पे पूरा रेफरल हॉस्पिटल का हम लोगों ने नया बिल्डिंग प्रपोज कराया है, टेंडर हो गया है, काम लगा हुआ है गांव के अंदर में। क्योंकि केवल रेफरल हॉस्पिटल या सदर अस्पताल पे डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों ने बहुत जगह, करीब मैं अपने क्षेत्र में करीब 14-15 जगह पे उप स्वास्थ्य केंद्र का बिल्डिंग्स हम लोगों ने कंप्लीट कराया है। और भी पाइपलाइन में है, हमारा प्रयास है कि हर पंचायत में जहाँ जहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो पहले भाड़े के घर में चल रही थी, उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, जो कम से कम बेसिक ट्रीटमेंट जो है, बेसिक ट्रीटमेंट जैसे सर्दी बुखार या किसी को कोई चोट लग गया, फर्स्ट एड है, वहाँ से कम फर्स्ट एड करके सदर अस्पताल तक आ जाए। सदर अस्पताल में अगर केस ज़्यादा बड़ा है तो सदर अस्पताल नहीं कर सकते, फिर मेडिकल कॉलेज जाता है। मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट फिर हॉस्पिटल। फिर मेडिकल के अगर संभलता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर उसके बाद हायर सेंटर के लिए जो रेफ़र होता है। तो उस क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत अच्छा तरीके से व्यवस्था किया है, नवीनगर हो, बारून हो। और एनटीपीसी होने के चलते, जैसे हम लोगों ने स्वास्थ्य के लिए कैंप एनटीपीसी से लगवाते हैं। अंकोढ़ा में एक हम लोगों ने पूरा हॉस्पिटल बनवाया है एनटीपीसी से, एनटीपीसी का हॉस्पिटल भी है। अच्छा। तो सब हम लोग उसमें बढ़िया काम कर रहे हैं। बस एक दो चीज़ की कमी है जो हम हरदम सदन में भी सरकार को ध्यान आकृष्ट हरदम हम लोगों ने कराया है। क्योंकि हम लोग केवल बिल्डिंग बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, ज़रूरत है उसमें डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स। और जब सरकार बिल्डिंग बना दे रही है और हम लोग प्रयास हरदम कर रहे हैं कि बिल्डिंग अपना हो, तो इतना ज़रूर हम लोग चाहेंगे कि अच्छे डॉक्टर्स आए और सर्व करें पब्लिक को। और हम लोग से जो सहयोग होगा हम लोग हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार अच्छा, बिहार में आज भी पलायन का मुद्दा जो है गर्म है। बहुत सारे लोग जो है मतलब हर साल बहुत सारे मजदूर जो है हर साल यहाँ से दूसरे राज्य या दूसरे देश जाते हैं काम करने के लिए। तो हम उसको जो है कैसे रोक सकते हैं हैं। या फिर? देखिए, एक दो चीज़ तो हम ज़रूर बोलेंगे कि हमारे नेता तेजस्वी जी, जब इससे पहले हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने बिहार की आम आवाम से, यहाँ के नौजवानों से एक वादा किया था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं 10 लाख नौकरियाँ। नौकरियां दूंगा। कुछ कारणवश हम लोगों की सरकार नहीं बन पाई और बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था, लेकिन सौभाग्य से 17 महीने का सरकार में हम लोगों को सम्मिलित होने का मौका मिला। और उस 17 महीने के दरमियान जो 5 लाख के करीब नौकरियां तेजस्वी जी ने दे के रिकॉर्ड बनाया है। हम लोग तो चाहेंगे कि जितना खाली पद है पहले तो उसको तो भरिए।
अगर मान लेते हैं कि पूरे सरकार में तेजस्वी जी बताए थे कि उस समय 10 लाख वैकेंसीज है, अगर 10 लाख भर देते वैकेंसी तो 10 लाख व्यक्तियों की नौकरी नहीं होती, 10 लाख परिवार को बिल्कुल। सहारा मिलता है और बहुत मेजर चंक होता है। आज ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम लोग तो देखते हैं कि कहीं पे भी अगर प्यून का, चपरासी का अगर वैकेंसी आ रहा है तो बेरोजगारी का तो ये आलम है कि हायर स्टडीज किया हुआ, उसमें चपरासी में केवल मैट्रिकुलेट चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि एमबीए किया हुआ लड़का भी फॉर्म भर रहा है। हम लोग मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर क्षेत्र के बच्चों को जो उसके क्वालिफिकेशन हो उस मुताबिक रोजगार मिलना चाहिए। और हम धन्यवाद देंगे तेजस्वी जी को, क्योंकि तेजस्वी जी ने एक रास्ता खोला है कि अब किसी भी हाल में आपको नौजवानों को नौकरी, रोजगार आपको देना हो। और उसमें सबसे बड़ा अगर मैं देखता हूँ कि योगदान अगर किसी का है तो मीडिया का है। मीडिया ने इसको बहुत अच्छे तरीके से पूरे कंट्री वाइज पेश किया और आज भी उसका नाम तेजस्वी जी को क्रेडिट जाता है कि रोजगार सृजन करने में नंबर 1 रहे हैं। और हम समझते हैं कि आने वाले चुनाव के बाद हम लोगों की अगर सरकार बनेगी तो इस बार जो वादा होगा वो 100% हम लोग पूरा करेंगे। अच्छा, विपक्ष में रहते हुए सरकार के तरफ से आपको क्या सहयोग मिला और क्या समस्याएं हुई अपने विधानसभा क्षेत्र को विकसित करने का? आ, सौभाग्य से दोनों अनुभव रहा। हम बताएं ना कि 17 महीने हम लोग सरकार में भी थे और पहले तो फर्स्ट ईयर तो कुछ हुआ ही नहीं इस बार, क्योंकि जब हम लोग जीते तो उस समय कोविड का ही पूरा काल चल रहा था और फर्स्ट ईयर तो हम लोग कुछ विशेष नहीं कर पाए, क्योंकि सरकार भी हम लोग अलाउ नहीं कर रही थी कि बाहर निकल के कुछ ज़्यादा हेल्प आउट कर पाएँ, डेवलपमेंट का काम कर पाएँ। पैसा भी नहीं आ पा रहा था। लेकिन उसके बाद जब सब कुछ स्ट्रीमलाइन हुआ और सब काम स्टार्ट हुआ तो सब कुछ दोनों प्रोस्पेक्ट हम लोगों ने देखा है कि सरकार में अगर आप रहते हैं तो कितना विकास आप कर सकते हैं। क्योंकि 2005 से 10 भी जब मैं था विधायक, उस समय भी मैं विपक्ष में ही था। इस बार भी मैं जीता था तो मैं विपक्ष में ही था। लेकिन मात्र 17 महीने में हम लोग सरकार में रहे। तो 17 महीने में एक दो चीज़ तो हम सीखे हैं कि अगर आप चाहिएगा और अगर आपकी नीयत साफ है, क्षेत्र का विकास अगर आप करना चाहते हैं तो आप नए आयाम लिख सकते हैं। हमारे पास सैकड़ों एग्जाम्पल है। कुछ बताइए। जैसे एक मैं बताया कि रेफरल अस्पताल का बिल्डिंग, एक दोनों नवीनगर में दोनों जो प्लांट है, खास करके एनटीपीसी प्लांट है, दोनों नवीनगर बारून रोड पे है और ये दोनों प्लांट सोन नदी के तट पे है। तो दोनों प्लांट का लोड गाड़ियां सोन के किनारे होने के चलते 8 बालू घाट है, उसका हैवी व्हीकल, ये टोटल लोड जो है नवीनगर बारून रोड पे ही है। अच्छा। इसके चलते हम लोग हरदम, और फ्लाई ऐश गिर जाता है रोड पे तो कभी डस्ट उड़ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि बारून होते हुए जाना है, जो भी गाड़ियां हैं बारून होते हुए जाएगी। तो जब हम लोग सरकार में आए तो हमने एक प्रपोजल दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को और तेजस्वी जी को कि मेरा 2 प्रपोजल है, उस 2 प्रपोजल अगर इम्प्लीमेंट आप कर देते हैं तो हमको लगता है कि हम लोगों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो पहला प्रपोजल ये था कि मेरा कि नवीनगर से नॉर्थ कोयल
में एक जगह है बारा फॉल, और जहाँ से एक नहर निकलती है जो एनटीपीसी के पीछे, मतलब नवीनगर से स्टार्ट होगी, पहले नवीनगर स्टेशन जाएगी, नवीनगर स्टेशन होते हुए वो सलैया स्टेशन जाएगी, सलैया के बाद अंकोढ़ा जाएगी, अंकोढ़ा के बाद बाघा स्टेशन जाती है, बाघा स्टेशन से वो थोड़ा सा डाइवर्ट होके उसका जीटी रोड पे निकलती है। तो एक पैरेलल रोड नवीनगर बारून के लिए बहुत अच्छा पैरेलल रोड का हमने डिमांड किया था, और हम धन्यवाद देते हैं कि उस समय हमारा प्रपोजल को मान लिया गया और आज उसका टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी काम लगने वाला है। फिर एक मेरा प्रपोजल ये था, क्योंकि ये छोटी गाड़ियां तो सब इस रोड में ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन बड़ी गाड़ियां जो है जो बारून होते हुए जा रही, तो सौभाग्य से नवोदय विद्यालय ऑन रोड बारून में, थाना ऑन रोड, कॉलेज ऑन रोड, हॉस्पिटल ऑन रोड, ब्लॉक ऑन रोड, लड़कियों का स्कूल ऑन रोड, जितना बारून के अंदर में आप गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखिएगा तो ये ऑन रोड है, और लोगों का बाजार भी वहीं पे लगता है, सब्जी बाजार हो कि कोई भी बाजार है, उस वो वहीं पे था। तो हम अक्सर लोग कभी जाम कर देते हैं रोड, क्योंकि हैवी व्हीकल है, टेलर आ रहा है, तो बड़ा बड़ा बलकर गाड़ी आ रहा है, तो हरदम हम लोग बैठते थे तो लोग कहते थे कि विधायक जी इसका हम लोगों को परमानेंट सोल्यूशन, आप हल्ला कीजिएगा तो डे टाइम में बंद हो जाएगा, फिर रात में चलेगा, तो भी हम लोगों को पोल्यूशन झेलना पड़ता है। तो एक हमने प्रपोजल दिया कि बारून का एक बाईपास बने, जो जितनी हैवी गाड़ियां हैं वो बारून बाजार में एंटर ना करके बाहर बाहर ही निकल जाए। तो उस समय जो हमने प्रपोजल दिया तो उसको सरकार ने माना, और तेजस्वी जी कहे कि नहीं, ऐसा एक अलाइनमेंट दीजिएगा जिसमें ज़मीन अधिग्रहण की आवश्यकता कम पड़े, क्योंकि आज के डेट में कोई भी परियोजना अगर फंस रही है तो ज़मीन अधिग्रहण पे ही फंसती है, और हम नहीं चाहते हैं कि किसानों की ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा किसान के ही पास रहे, सरकार के पास ना जाए। तो हम लोगों ने प्रपोजल किया, तो हमने हम जीटी रोड से बरुआ पुल है एक जगह, वहाँ से हम लोगों ने हाइडल तक, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का रोड था, सर्विस रोड था, उसको हम लोगों ने पूरा ट्रांसफ़र करा दिया आरसीडी में, और थोड़ा सा हाइडल के ऊपर बढ़ने के बाद सीधा नवीनगर बारून रोड में उसको हम लोगों ने मिलवा दिया। आज फुल स्विंग में काम चल रहा है। हमको लगता है कि विद इन 3 to 4 मंथ्स वो रोड हम लोग हैंड ओवर करेंगे पब्लिक को। मतलब इसी साल उसको हैंड ओवर करेंगे, फुल फ्लेड काम चल रहा है। ये मतलब जो हम इतना ही जानते हैं कि आपको इच्छा रखनी होगी। वाटर लॉस हो रहा था इंद्रपुरी बराज से, जब पानी चलती थी तो हरदम पानी शॉर्ट करता था, तो मेन कैनाल का हम अपने ही टाइम में इसी बार हम लोगों ने उसका टेंडर कराया, आज वो काम ख़त्म पे है, पूरा कंप्लीट लाइनिंग हो रहा है। एनटीपीसी आया तो बिशुनपुर एक कैनाल है हमारे यहाँ, बिशुनपुर कैनाल का ज़मीन अधिग्रहण कर ली एनटीपीसी। अधिग्रहण होने जाने के चलते मेरा नीचे का 2 पंचायत, मेह का मेजर पोर्शन और बारून का मेजर पोर्शन, टोटल किसानों का पानी बंद हो गया। लोग, मैं इस बार जीता तो लोग हमको कहने लगे कि विधायक जी आप जब से आप चुनाव हारे हैं, हम लोगों को, किसान को कोई पूछ नहीं रहा है, हम लोगों का पानी का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, और एनटीपीसी ने ज़मीन अधिग्रहण कर लिया, और एनटीपीसी केवल हम लोगों को लॉलीपॉप दे रही है, काम कुछ नहीं हो पा रहा है। तो हमने मजबूती के साथ सदन में उठाया, और माननीय
मुख्यमंत्री जी नीतीश जी को हमने कहा कि किसी भी हाल में एनटीपीसी बनाए कि बिहार सरकार बनाए, क्योंकि आज भी किसान, आप पानी उसको नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद भी किसान रेवेन्यू दे रहा है आपको, वो अपने जमीन का लगान पे कर रहा है और उसको पानी का सुविधा नहीं मिल रहा है। लगान पे कर रहा है, साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी जो इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें भी अहम रोल प्ले तो कर रहा 130 करोड़ रुपए का, क्योंकि मेजर मनी इन्वॉल्व था। लिफ्ट इरिगेशन हम लोगों ने इस बार अभी टेंडर हम लोगों ने कराया है। है। अच्छा। जो जिस तरीके से सोन से पानी लेके एनटीपीसी अपना प्लांट चला रही है, हाँ। उसी तर्ज पे सोन से पानी वेल लगाकर वहाँ से पानी निकाल के सीधा नहर में लाके डालेगा और नहर का जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करके सभी के खेत में सभी। पहुँचे। तो ये मेरा मेजर अचीवमेंट है, क्योंकि जब से एनटीपीसी आया है, जमीन अधिग्रहण होने के बाद नीचे का हमारा तो बारून का किसान को तो पानी ही मिलना बंद हो गया था, और उसके बावजूद भी कोई सूद लेने के लिए तैयार नहीं था। और हम इस बार जीते, हमने अपने किसानों का दुख दर्द को समझा और इसको हम लोगों ने मजबूती के साथ रखा, और ऊपर वाले का आशीर्वाद से हम लोगों ने इसमें सक्सेस पाया। लिफ्ट इरिगेशन जहाँ तक मुझे मालूम है, ये बिहार में अपनी तरह का पहला नहीं प्रोजेक्ट नहीं, है। ऐसा पहला नहीं है, बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन में रहा हूँ। जैसे कंस्ट्रक्शन का मेरा रहा है काम, तो जमनिया पंप कैनाल है, अच्छा। अभी जो गया में पानी आ रही है, अच्छा। अच्छा। ये गंगा जल आ रही है, ये अच्छा। सब इसी पैटर्न पे है, लिफ्ट इरिगेशन से। लिफ्ट इरिगेशन से ही है। अच्छा। फिर हम लोगों ने छोटा छोटा जगह पे, जैसे हम इरिगेशन के लिए चेक डैम्स बनाना चालू करवाया। जैसे एकदम झारखंड के बॉर्डर पे कोरिडी एक ये है हम लोगों का, एकदम लास्ट, मतलब सोचिए कि नदी का पानी सोन में जाके गिर जा रहा है, अच्छा। उस पानी को हम लोग बांध के खेत पे ला रहे हैं। अच्छा। जहाँ पे वो और गिर रहा है उससे थोड़ा पहले बांध पहले बना के। उसको हम लोग खेत पे ला रहे हैं। अब भी करीब 5 करोड़ का वो टेंडर था, टेंडर हो भी गया, मोस्ट प्रॉब्ली फुल स्विंग काम चल रहा है। और हमको लगता है कि हम उम्मीद कर रहे हैं, हो सकता है कि इस साल अगर पानी हम लोग दे पाए तो दे पाए, नहीं तो 1000% अगले साल हर हाल में पानी उस नदी का हम लोग खेत में उतार के वहाँ के किसानों को देंगे। जिसका पानी कोयरीडी से चल के नाउर तक करीब करीब 2000 हेक्टेयर, अप्रॉक्स 2000 हेक्टेयर को हम लोग सिंचित कर पाएंगे। इसी तरीके का जैसे छोटा छोटा चेक डैम्स हम लोगों ने बनाया है, रेगनिया के सामने में बनाया है, अभी बड़वान के सामने में हम लोग बना रहे हैं। मैंने उसका टेंडर हो गया है, हमको लगता है मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी काम भी लग जाएगा। बहुत सारा है कि जो पैन था उसको हम लोगों को उड़ाही कराना था। एक छोटा सा हम लोगों ने क्या नॉर्थ कोल में एक हम लोगों ने सिस्टम के लिए हम लोग अप्लाई किए थे कि पंप, जैसे बड़ा में स्केल में हम लोगों ने भी किया है, उसी तरह के छोटे स्केल पे भी हम लोग कर रहे हैं। जो पांडेपुरा जैसे सब में तोल पंचायत में जो जो गांव था जो जहाँ पे इरिगेशन नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था कराया है। तो देखिए, हम लोगों का ध्यान है, किसी भी हाल में हम लोगों को किसान को बचाना है और खेती को बचाना है। तो उसके प्रति हम लोग इस बार बहुत सजग रहे हैं और बहुत काम किए हैं। और हमको लगता है कि फिर अगर जनता जनार्दन अगर फिर से आशीर्वाद देता है, तो हम लोग इस सारी चीज़ों से हम लोग 100% रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इस बार ऐसा बहुत मैक्सिमम गांव है जहां हम लोगों ने टच किया है। जहां जहां पे जो जो गांव नहीं हुआ था, कहीं रोड नहीं बना था, वहां भी हम लोगों ने रोड बनाया है। आपको तो एक एक ऐसा ऐसा गांव और ऐसा ऐसा विचित्र मैं बता दूंगा कि आप भी आश्चर्य कीजिएगा। एक हमारे यहाँ पंचायत हेडक्वार्टर है बेलाई। अच्छा। बेलाई में
उस बेलाई गांव को राज्यसभा सदस्य ने गोद लिया। और हम जब इस बार विधायक बने तो बेलाई को, जब हम लोग इलेक्शन में भी थे तो लोगों का कहना था कि विधायक जी हम लोग के गांव में आने का सुविधा नहीं, मतलब सड़क ही नहीं है। सड़क ही नहीं, और हम लोग कच्ची रोड से आ रहे हैं। तो हमने तुरंत इसको सरकार के संज्ञान में दिया, और हम लोग आज उस गांव तक, अमौना से लेके बेलाई तक का रोड हम लोगों ने पूर्ण करा दिया। काम खत्म हो गया है, आज लोग बड़े आराम से जा रहे हैं। पंचायत हेडक्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। और बड़ा बड़ा हम लोगों ने ब्रिजेस का, यहीं पे बगल में आप जाइएगा तो जोगिया में ब्रिज गिरे हुए लगता है कि करीब 20-25 साल हो गया था। ब्रिज कोलैप्स कर गया था, उसको सूद लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। 2 विधानसभा को जोड़ता है अच्छा। ये, नवीनगर और औरंगाबाद को जोड़ने वाला जगह। और एक साइड में बभंडी है पूरा, जहाँ पे सरकारी बहुत सारा बिल्डिंग्स है, लेबर ऑफिस है, आपको नवोदय विद्यालय चल रहा है, ये केंद्रीय विद्यालय चल रहा है वहाँ पे। आपको क्या कहते हैं, ये बच्चों का जो जेल होता है, बाल सुधार गृह, बाल सुधार गृह है। और उस साइड में पूरा जोगिया बाजार है जो हमारा क्षेत्र में बारून में पड़ता है। तो जोगिया के लोगों का एक ही मात्र डिमांड था कि हमको कोई काम नहीं चाहिए, अगर हम लोगों के बाज़ार को बचाना है तो विधायक जी इस पुल का निर्माण कराइए कि हम लोग औरंगाबाद से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। और आज उसमें फुल स्विंग में ब्रिज में काम लगा हुआ है, 14 करोड़ का ब्रिज। आज एक हमारे यहाँ बीच में बाज़ार पड़ता है चरण, चरण बाज़ार का बरसात के समय में कम्युनिकेशन कट जाता था, वहाँ से डायरेक्ट एनटीपीसी जाना है तो बहुत घूम के जाना पड़ता था। अब अंकोढ़ा जाना होगा तो बनहारा के सामने में हम लोग इस बार प्रपोज किए हुए हैं, टेंडर हो गया है उसका, वो भी काम अभी तो आपको विद इन 15 to 20 डेज में काम लग जाएगा। और इससे पहले भी जब मैं 2005 से 10 में था तो मेरा ध्यान ब्रिजेस पे ज़्यादा रहता था। उस समय में भी, उस समय तो पैसे की थोड़ा सरकार में तंगी रहती थी, उसके बावजूद भी नवीनगर के अंदर का ब्रिज बनाना था पुनपुन नदी पे, उसको हम लोगों ने बनवाया। आपको बहरिया में बनवाया, सनौरा में बनवाया। तो और इस बार बड़वान का भी ब्रिज, महादेव घाट का ब्रिज, बनहारा का ब्रिज, सुंदरगंज, जैसे मेरा एक बाज़ार है सुंदरगंज, बहुत बड़ा बाज़ार है। स्थिति ये हो जाती है कि अगर लगन है तो सुंदरगंज बाज़ार जाम होना ही होना है। तो एक प्रपोजल वहाँ के लोगों का था कि हम लोगों को, जैसे आपने बारून का बाईपास करा दिया है, सुंदरगंज को भी एक इस तरीके का व्यवस्था दीजिए कि हम लोग के बाज़ार के अंदर में बड़ी गाड़ियाँ नहीं घुसें। अगर जाम लगे तो कोई एक पैरेलल रोड होना चाहिए। तो बहुत चिंतन मनन करने के बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि बटाने नदी पे एक ऊपर में और ब्रिज बनवाते हैं। और हमारा सैंक्शन हो गया। और ये एक एक लोग जानता है कि अगर वो ब्रिज बन जा रहा है तो बारून, मैंने सुंदरगंज का और इस साइड का जो इलाका है हमारा, ऐसा नहीं केवल सुंदरगंज है, राजपुर पंचायत है मेरा बगल में, सनौरा पंचायत है, जो लोगों को लंबा घूम के जाना पड़ता है वो बहुत करीब हो जाएगा। किसी को पलामू जाना है, किसी को देव जाना है, अगर सुंदरगंज बाजार जाम है तो ऑल्टरनेट एक रूट हो गया कि औरंगाबाद भी आप निकल सकते हैं। तो एक विजन के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, चूँकि एनटीपीसी ये नवीनगर में ही है, तो यहाँ पे बिजली की आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या, मतलब क्या चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध है, या फिर मतलब बिजली यहाँ से देखिए सिर्फ अब हम एक्सपोर्ट बताते एक्सपोर्ट हैं, हो रहा है? नहीं नहीं, अब हम बताते हैं कि ये जो स्थिति बनी हुई थी कि दिया तले अंधेरा, बिजली पैदा हम लोग कर रहे थे और सबसे ज़्यादा बिजली के मार हम लोग झेल रहे थे।
तो जब इस बार हम जब चुनाव जीते तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही हम एनटीपीसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ पावर बिहार सरकार में हम लोग हरदम मीटिंग में बैठते थे। तो हमारा एक ही मात्र डिमांड था कि किसी भी हाल में, आज एनटीपीसी बिजली देती है बिहार सरकार को, तो नवीनगर से पावर निकल के सीधा गया जाती है, गया से वापस औरंगाबाद आती है, औरंगाबाद से बारून आती है, बारून से फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। अच्छा। अभी तक का ये व्यवस्था चल रहा था। तो जब हम इस बार चुनाव जीते तो और हम लोगों ने इसका बड़ा, हम लोगों ने सोचा कि इसको तो हम लोग को किसी भी हाल में इसको रिस्टोर करना होगा। तो हमने सरकार में एक आग्रह किया था कि किसी भी हाल में एनटीपीसी के बगल में ही ग्रिड बने, जो डायरेक्ट एनटीपीसी से बिजली ग्रिड में आए और ग्रिड से सब स्टेशंस को डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं अपने ही इसमें इसी टेन्योर में अच्छा। हमने उसका काम को स्टार्ट कराया। आज फिनिश हो गया, ग्रिड तैयार हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि एनटीपीसी से ग्रिड तक का लाइन आ गया, ग्रिड से बैरिया और माली दो फीडर को मतलब दोनों पावर सब स्टेशन को बिजली मिलने भी लगा। अब नवीनगर, बड़ेम, कुड़वा, नाउर, बारून और टेंगरा, मतलब सेकंड फेज में दो दो तीन तीन करके हमको लगता है कि एक साल के अंदर में, मतलब जो भी और जो कमी है, जैसे अभी भी ये नहीं बोल रहा है कि बिजली की कमी है, अब तो हम लोग पावर जनरेशन वाला मेरा ब्लॉक है, मेरा विधानसभा तो पावर जनरेशन करने वाला ब्लॉक है। तो इतना तो ज़रूर हम लोग डिजर्व करते हैं कि जब हम लोग बिजली पैदा कर रहे हैं तो कम से कम 24 घंटा बिजली तो रहे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इतना होने के बाद पावर लॉस नहीं है, हाँ, अभी डायरेक्ट मिलने से जैसे गया से होकर के आने ट्रांसमिशन लॉसेज जो है। ट्रांसमिशन लॉसेज नहीं है, तो सरकार को भी पैसा बच रही है। हाँ। और इसको हम लोगों ने अंजाम तक पहुंचाया है। और आज के डेट में, पहले तो बहुत बड़ा विचित्र हाल था कि अगर थोड़ा सा भी हवा चलेगा, जैसे अभी ही चला है, कल ही से आंधी चल रहा है, 3-4 दिन से आंधी पानी रोज आ जा रहा है, तो डेली पावर कट हो जा रहा है। जितना ही हम लोग लाइन को शॉर्ट करेंगे हाँ। ग्रिड से, उतना ही ज़्यादा आसानी रहेगा तुरंत पेट्रोलिंग करके रिस्टोर करने में आंधी पानी आने के बाद। तो मेरा ये सोच था और जिसको हम लोगों ने इसको पूरा किया है। और हमको लगता है कि और जो भी सब स्टेशंस बचा हुआ है उसको हम लोग हर हालत में पूरा करेंगे। एनटीपीसी के बगल में एक जगह है अंकोड़ा, अच्छा। वहाँ के लोगों को पावर क्राइसिस रहता था, वहाँ अभी हम सब स्टेशन बनवा रहे हैं। अभी टेंडर उसका भी हो गया है, मोस्ट प्रॉब्ली हमको लगता है कि बहुत जल्दी उसके कॉन्ट्रैक्टर आ जाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि हर सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा काम, और हम उम्मीद करते हैं कि फैसला तो जनता को करना है। अच्छा। जैसे कुछ लोगों का या कुछ मीडिया आउटलेट का ऐसा कहना है कि अगर आरजेडी पावर में आती है तो जंगल राज आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जंगल राज क्या है, और क्या ये संभव है कि मतलब 2025 में भी ऐसा कुछ जंगल राज जैसा कुछ होना संभव है? 17 महीने आरजेडी सरकार में थी, सरकार में थी हाँ, ना, बिल्कुल। 17 महीने थी हाँ। इसी बार। हाँ। इस 17 महीने में कौन सा जंगल राज हो गया भाई? 17 महीने इट्स क्वाइट एनफ टाइम। आप 15 साल गिनाते हो, 17 महीना नहीं गिना रहे हो। उस 15 साल में पहले क्या हुआ, हम उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग उस समय पॉलिटिक्स में नहीं थे। वो 90 का दशक था, अब 21वीं सदी का दशक है। और पहले का आरजेडी और आज के आरजेडी में बहुत डिफरेंस है। नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है। नेतृत्व में परिवर्तन बहुत है, नए नए तेजस्वी, चेहरे आए हैं। हकीकत में तेजस्वी है।
और जो बोलता है वो आदमी करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो न्यूसेंस कभी नहीं चाहते, इसकी तो गारंटी मैं ले सकता हूं। अगर वो न्यूसेंस वैल्यू को अगर मौका देते तो 17 महीने के दरमियान में तो सब न्यूसेंस वाले लोग रोड पे रहते। ऐसा तो 17 महीने के अंदर में कुछ नहीं हुआ। ये जो हरदम पिक्चर दिखाते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, तो भाई हम उन्हीं से पूछ रहे हैं ना। और खास करके बीजेपी बहुत ज्यादा बोलती है कि जंगल राज आ जाएगा। कहा कि नीतीश जी अब तो बोल नहीं सकते हैं, कहा कि भाई जंगल राज जिसको उपाधि देते हैं, अब 17 महीने उसके साथ में सरकार में रहे, और 17 महीने के अंदर में अगर जंगल राज का कुछ है तो भैया मेरे, अगर कहीं नरसंहार हो गया है तो आप क्या कर रहे थे? कहीं कुछ तो हुआ नहीं। 17 महीने के दरमियान में हम लोग का केवल फोकस रोजगार था, हम लोगों का फोकस लॉ एंड ऑर्डर था, हर हालत में विकास फोकस था। विकास के साथ में न्याय के साथ विकास हो, इस पे हम लोग फोकस किए हुए थे, हमारी पार्टी फोकस की हुई थी। और हमारे नेता तो क्लियरली बोल चुके हैं कि हम लोग जो बोले हैं वो करेंगे। और जो इस बार घोषणा है हम लोगों का, हम लोग उस घोषणा पे कायम रहेंगे। और जो 2500 रुपये महिलाओं को, हर महिलाओं को देना है, हम लोग दिलाएंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री दिलवाएंगे, किसी भी हाल में दिलाएंगे। नौजवानों को नौकरी किसी भी हाल में दिलवाएंगे हम लोग। और जो कमिटमेंट है वो तेजस्वी जी का कमिटमेंट नहीं है, हम लोगों का है, हमारे दल का कमिटमेंट है, पूरी टीम का पूरी कमिटमेंट है। टीम का कमिटमेंट है। और ये पूरी टीम की जवाबदेही होगी कि उस कमिटमेंट को हम लोग पूरा कराएं, किसी भी हाल में कराएं। डिलीवर होना चाहिए पब्लिक के बीच में। क्योंकि हम लोगों के प्रति बड़ा आज के डेट में बड़ा लोगों का जो पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस के प्रति एक धारणा बैठा हुआ है, ये जो भी बोलते हैं असत्य ही बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। भाई इस मिथ को हम लोग को तोड़ के दिखाना है। और हमारे नेता इस चीज़ में मैं समझता हूँ कि इज़ वेरी स्ट्रांग एंड वेरी हार्ड फॉर दिस। साल 2020 के एफिडेविट में आपने मेंशन किया है कि कुछ केसेस आप पे दर्ज हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? केसेस था मेरे ऊपर, और सौभाग्य से जितने केसेस थे न्यायपालिका ने मुझे सब में बरी कर दिया। और मैं उस नेचर का भी नहीं, स्पष्ट तौर से बोल रहा हूँ, मैं उस नेचर का हूँ भी नहीं जो इस तरह का केस मुझ पर किया गया। हम पे मर्डर का चार्ज कर दिए, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा दिए। ये सब राजनीति का खेल था और सब कोई एक्सपोज हुआ है। ठीक है, आप केस करा दिए, आपकी उस समय ताकत ज़्यादा थी, और ऊपर वाले से और न्यायपालिका से ज़्यादा ताकत किसी के पास नहीं। मैं दो जगह में विश्वास रखता हूँ, एक मैं भगवान पे विश्वास रखता हूँ, एक न्यायपालिका पे, और दोनों जगह से मुझे इंसाफ मिला है। ऊपर वाले पे इसलिए मुझे विश्वास है क्योंकि ऊपर वाले के आदेश पे मैं जनता के अदालत में गया था, जनता के अदालत ने मुझे जिताया, और न्यायपालिका में मेरा जितना केसेस था वहाँ भी मुझे जिताया। और आज के डेट में मेरे ऊपर एक भी केस नहीं, मैं बाइज्जत बरी हुआ हूँ, बेल नहीं, बरी हुआ। बहुत ही अच्छी बात है। अ, आखिर में आखिरी प्रश्न ये है कि आप नबीनगर की जनता और भारत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि नबीनगर की जनता को बस हम इतना ही अपने तरफ से संदेश देंगे कि आप लोगों ने जो यकीन मुझ पे किया है, और जो अपना भाई और बेटा समझ के
जो दायित्व दिया है मैं उसको हर हाल में पूरा करने का प्रयास करते रहता हूँ। और जितना मेरा बुद्धि विवेक है, जो मेरा सामर्थ्य है, मैं उसमें आप लोगों के हर सुख में दुख में मैं खड़ा रहने का प्रयास करता हूँ। मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग के उम्मीद के मुताबिक मैं हरदम खरा उतरने का प्रयास मेरा हरदम रहता है। और मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती होंगी। अगर मेरे किसी आचार से, मेरे कभी विचार से या कभी मेरे व्यवहार से, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी किसी को हुआ नहीं हो, लेकिन हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, किसी किसी समय हो गया हो, तो मुझे माफ़ करते हुए आप लोगों से अपील करूँगा कि अपने घर के बेटा को, अपने भाई को इसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें और आगे देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। चलिए, आपको भी और आपके पूरे टीम को।